सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति प्रेम और निष्पक्ष पत्र। दोस्तों, ताजा खबरों का सिलसिला चौंकाने वाला है। कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार की सियासत गरमा रही है, तो कभी अमेरिका के 50% टैरिफ पर चीन ने भारत का साथ दिया। नेपाल में बैन हटने के बाद राहत तो मिली, लेकिन गाजा में नेतन्याहू का अल्टीमेटम तबाही का नया मंजर दिखा रहा है। उधर सीरिया, तुर्की से लेकर ट्यूनीशिया तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और इसी बीच नेतन्याहू का भ्रष्टाचार मुकदमा भी दोबारा शुरू हो गया। आदाब, नमस्कार। 9 सितंबर 2025, आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका होस्ट अनीस अंसार। पिछले 24 घंटों की दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के साथ चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले रुख करते हैं भारत से जुड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर अहम टिप्पणी दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि पहचान पत्र के तौर पर अब आधार को भी शामिल किया जाए, यानी इसे 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाए। इसी दौरान एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने मांग रखी कि असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी अगले साल चुनावों से पहले SIR प्रक्रिया तुरंत शुरू हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है और 15 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। वहीं एक और खबर पर नजर डालते हैं। भारत पर लगाए गए 50% अमेरिकी टैरिफ को लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने इसे अनुचित और गैर तर्कसंगत बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि अमेरिका टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मकसद सहयोग और पारस्परिक लाभ होना चाहिए। शू का सुझाव है कि भारत और चीन को साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। दोस्तों, एक खबर का रुख करते हैं। आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है और सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला। इसी बीच राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस ने YSR कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधा है। आरोप है कि उन्होंने NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन का समर्थन कर लोकतांत्रिक ताकतों का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता इस विश्वासघात को नहीं भूलेगी और रेड्डी ने राज्य के हितों की जगह CBI मामलों के डर को चुना है। अब रुख करते हैं नेपाल की बड़ी खबर की ओर। सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है। यह अहम फैसला उन विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया जिनमें 19 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कैबिनेट प्रवक्ता और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने पुष्टि की कि फेसबुक और X समेत सभी 26 प्लेटफॉर्म अब बहाल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को तुरंत बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है और साथ ही युवाओं से अपील की है कि वे अब शांति बनाए रखें और विरोध प्रदर्शन रोक दें। अब आपको ले चलते हैं मध्य पूर्व की खबरों की ओर। यरूशलेम में फलस्तीनी बंदूकधारियों के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। घायलों में 9 लोग गोली से और 3 लोग कांच टूटने से जख्मी हुए हैं। इस हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने निर्दोष नागरिकों पर हुए इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोस्तों, दूसरी तरफ अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबरें। गाजा में हालात लगातार बिगड़ रही हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत शहर छोड़ दें। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आरोप लगाया है कि इजराइल सामूहिक कत्लेआम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 50 इमारतें पूरी तरह ढह चुकी हैं, 100 इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और 200 तंबू जलकर राख हो गए हैं। मस्जिदें और खेल मैदान भी बमबारी का शिकार बने हैं। गजा की तबाही पर अब अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और तेज होती जा रही है। ये पूरी खबर गजा सिटी से जुड़ी है, लेकिन हालात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पूरे गजा में तबाही का मंजर फैला हुआ है। जगह जगह इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालिए। ब्रिक्स देशों की एक असाधारण ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल रहे। ब्राजील की पहल पर हुई यह बैठक लगभग 90 मिनट तक चली और इसमें अमेरिका के टैरिफ और पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स के भीतर एक नया तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि पश्चिमी पाबंदियों का डटकर जवाब दिया जा सके। गौरतलब है कि यह बैठक बंद दरवाजों के पीछे हुई और इसमें हुई बातचीत का विवरण अन्य देशों से साझा नहीं किया गया।
सीरिया से एक बड़ी खबर आ रही है। सीरिया ने इजराइल के ताजा हवाई हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना बताया है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इजरायली विमानों ने होम्स के वायुसेना अड्डे और लाताकिया में एक सैन्य बैरक को निशाना बनाया, जहां जबरदस्त धमाके सुने गए। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इसे इजराइल की आक्रामक कार्रवाइयों की श्रृंखला का हिस्सा करार दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वे इस पर सख्त और स्पष्ट रुख अपनाएं और इन हमलों को रोकने के लिए कदम उठाएं। दोस्तों, एक और खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने गाजा के हालात पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन मुश्किल दिनों में जब नेतन्याहू की सरकार पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी है, तुर्की अपनी पूरी क्षमता के साथ गाजा के पीड़ित और उत्पीड़ित लोगों के साथ खड़ा है। दोस्तों, ट्यूनीशिया के तट से एक बड़ी खबर सामने आई है। पत्रकार खलील नसरल्लाह के मुताबिक आधिकारिक घोषणा की गई है कि एक अज्ञात ड्रोन ने ट्यूनीशिया के सिदी बू सईद बंदरगाह पर स्पेनिश जहाज फैमिली को निशाना बनाया। यह जहाज गाजा की ओर बढ़ रहे वैश्विक एकजुटता बेड़े का अहम हिस्सा था। हमले के बाद जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। टिप्पणी में कहा गया है कि 50 जहाजों का यह बेड़ा जैसे जैसे गाजा के करीब पहुंच रहा है, उसे रोकना मुश्किल हो रहा है। इजराइल इसे अलग ढंग से रोकने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि स्पेन और तेल अवीव के बीच पहले से ही तनाव है। ऐसे में इस स्पेनिश जहाज को निशाना बनाए जाने के पीछे इजराइल की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। अगर यह सच साबित होता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर स्पेन को निशाना बनाने जैसा हुआ। आज की आखिरी खबर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानियां बढ़ती जा रही है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद उनका भ्रष्टाचार से जुड़ा मुकदमा फिर से शुरू हुआ है। यह केस 1000 कहलाता है, जिसमें उन पर अरबपति अर्नोन मिल्टन और ऑस्ट्रेलियाई कारोबारी जेम्स पैकर से शैंपेन और सिगार जैसे महंगे तोहफे लेने के आरोप है। बदले में उन्होंने उनके हित में कानूनी मदद की कोशिश की। नेतन्याहू पर धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप है। यह मुकदमा ऐसे समय चल रहा है जब वह गाजा सिटी पर सैन्य कब्जे की योजना आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, ग्लोबल आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अलविदा।